हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। तो आज हम देखेंगे कि माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। करण बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और उनकी उम्र होने के साथ ही कमर भी बहुत झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में वो हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, करण के बेटे रोहित ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, करण की माँ ने बहुत प्यार से कहा। पर उनके सामने आप बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए, मेरे दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, रोहित ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ रोहित, क्यों चिल्ला रहे हो? करण की पत्नी मीना ने किचन से जोर से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं हॉल में बैठी है और मेरे खास दोस्त आ रहे हैं, रोहित ने शिकायत भरे लफ्ज़ों में कहा। मीना गुस्से से किचन से बाहर आती है और उन पर चिढ़ कर बोलती है। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हमारी बेइज्जती कराने के पीछे पड़ी हो? मीना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सीता चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के रूम में जाकर बैठ गई। करण बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलता था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। वो मध्यवर्ती परिवार से था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को करण की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी ने अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया, दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। करण को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सीता अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। करण बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, करण, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? करण ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। मीना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सीता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। करण जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो थोड़े दिनों के लिए आने वाले थे। जब करण बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से करण के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत खुशी से उनका स्वागत किया।
क्यों करण, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मीना ने सपाट लफ्जों में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने करण की ओर देखा तो करण ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सीता को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सीता के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सीता की यह हालत उनकी कल्पना से दूर थी। वाह बेटा करण, तूने तो अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं रही होगी। डॉक्टर रमेश ने करण को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, करण का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी, सीता ने अपने बेटे को बचाते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने मीना की ओर गुस्से से देखा। मीना नाराज होकर करण को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा करण, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत के नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। मीना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु बह रहे थे। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सीता से कहा। करण को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो करण को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो भागकर माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। करण चिढ़कर अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। मीना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सीता से आंख मिलाए। सीता ने मीना की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और करण को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मीना और बच्चों ने सीता के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। इस छोटी सी दुनिया में माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि माँ का दिल कभी ना दुखे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की असली दुनिया को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अलविदा लेते हुए मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।